हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। जो आप आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट दे रहे हो, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सावरकर के अनुसार वे कौन से तीन बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ता है? तो कौन सा है? क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति। ये जो है ये लोगों को जोड़ता है। अगला है, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ है? तो सहभागी लोकतंत्र का अभ्युदय रूसों से हुआ है। सहभागी लोकतंत्र ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीति और निर्णय के निर्माण, निरूपण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। रूसो जैसे विचारक यह मानते हैं कि सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने में नागरिकों की प्रत्येक सहभागिता का अधिकतम विस्तार आवश्यक है। समकालीन लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत है। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, लोकतंत्र की बहुलवादी सिद्धांत, विवरणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी है। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो गुफाओं के रूपक द्वारा, विभक्त भक्तियों के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत के द्वारा। तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो बी आर अम्बेडकर ने माना है। अगला है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में शामिल है। तो जॉन लॉक के न्याय सिद्धांत में उदारतावादी, समुदायात्मक, समाजवादी, लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था और पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। ऑप्शन सी। देखो, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत शुद्ध क्रियात्मक न्याय कहा जाता है। क्या बोलता है? शुद्ध क्रियात्मक न्याय कहा जाता है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में उदारतावादी अथवा समुदायात्मक, समाजवाद, लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, पुनर्वितरण, लोक कल्याणकारी योजना, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, भेदक मूलक सिद्धांत, और ये भी पूछता उनसे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है, अवसर की उचितता, समानता का सिद्धांत इत्यादि तत्वों को शामिल किया जा सकता है। अज्ञानता के पर्दे के आधार पर न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी समूह, अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? तो ये एम एन रॉय ने किया है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी, सामूहिक, अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? आगे है, इसको भी थोड़ा सा व्याख्या कर दे। देखो, एम एन रॉय ने वर्तमान के युग के संघर्ष के सर्वपक्षी, सामूहिक, अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्ष व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है। अन्य तथ्य है, राय का नव मानवतावाद मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि की धुरी मानता है। राय राष्ट्रवाद की जगह विश्व बंधुत्व की धारणा को मान्यता देते हैं। राय ने भौतिकवाद के साथ साथ मानव विकास के सिद्धांत में विश्वास किया है। प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया? प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी विरोध, अंतर विरोध में अंतर जो किए हैं वो ये माओ ने किया है। माओ, देखो, माओ के अनुसार साम्यवाद राज्य की स्थापना के साथ संघर्ष समाप्त नहीं होता, वह केवल एक नया रूप ले लेता है। ठीक है, साम्यवाद की स्थापना के बाद भी देश में अंतर विरोध चलते रहते हैं, जैसे प्रगति, रूढ़िवादिता के बीच, अग्रिम दस्ते और पीछे के श्रेणी के बीच, सकारात्मक एवं नकारात्मक के बीच, यहाँ तक कि उत्पादक शक्तियों और उत्पादन की स्थितियों के बीच। माओ के अनुसार एक अंतर विरोधी दूसरे
अंतर्विरोध को जन्म देगा और जब पुराने अंतर्विरोध सुलझा लिए जाएंगे तो उनके स्थान पर नए अंतर्विरोध उठ खड़े होंगे। अगला है लेखक और पुस्तक है, उनको हमें मैच करना है। डी हेल्ड, जे लिवली, मैकफर्सन, सी पैटमैन। तो मैकफर्सन का क्या है, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम सी में 4 लगाएंगे, अगर हम सी में 4 लगाएंगे तब भी ये बन गया। और क्या है, डी हेल्ड का है आपका मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर है जे लिवली का है आपका डेमो डेमो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। और पैटमैन का है पार्टीशन एंड डेमोक्रेटिकल थ्योरी। पी से पैटमैन, बी से पार्टीशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। इंग्लिश में भी नाम है, आप वैसे भी देख सकते हो। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सौ तत्व मूलक व्यक्तिवाद की संकल्पना किसने दी, ये भी कई बार एग्जाम में आए हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। सृजनात्मक स्वतंत्रता भी मैकफर्सन की संकल्पना है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं क्योंकि सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है। नहीं, तो ए सही है बट आर गलत है। देखो, लोकतंत्र की सामाजिक प्रगति से जुड़ी हुई समस्या पर विचार करते हुए मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर विशेष बल दिया। मिल आधुनिक लोकतंत्र के लिए केवल प्रतिनिधि शासन की प्रणाली को ही उपयुक्त समझा, उस आधार पर ए सही है, जबकि कारण गलत है, अतः सी आंसर होगा। ठीक है, वो तो चलो। अगला है सुरक्षा, स्वाधीनता, व्यवस्था एवं न्याय और कल्याण। तो देखो, उदारतावाद, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, यथार्थवाद, अंतरराष्ट्रीय समाज। अब क्या है इसमें, ये तो चलो आंसर ही वो एलिमिनेट किया गया, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्या है, देखो, निम्नलिखित कथनों को आप किस सैद्धांतिक उपागम से संबंध करेंगे। हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। क्या है, हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है, उत्तर आधुनिकतावाद। अगला है राजनीतिक से तुलनात्मक राजनीति से है ये क्वेश्चन। राजनीतिक सिद्धांत के अंत वाद विवाद का सही क्रम बताइए। देखो, इसमें सही होगा सबसे पहले राजनीतिक हास्य डेविड स्टन, उसके राजनीतिक सिद्धांत के अंत का पीटर लासलेट, फिर है राजनीतिक सिद्धांत के अंत डहल, और सबसे हो जाएंगे राइमर, राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत के अंत संबंधी जो विवाद चला उसमें सबसे पहले डेविड ईस्टन का नाम लिया जाता है। ईस्टन ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक भी काफी इंपॉर्टेंट है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के माध्यम से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना की। लासलेट इसी परंपरा को रॉबर्ट डहल ने आगे बढ़ाया। राइमर ने तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को डॉग हाउस की संज्ञा दी। अब ये भी पूछ सकता है किसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को डॉग हाउस की संज्ञा दी, तो राइमर ने दी। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सच है, कौन सा कथन सच है। तो देखो, पहला कथन है संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, रानी मंत्रिसभा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, कॉमन हाउस द्वारा पारित किसी विधेयक को लोकसभा 2 साल के लिए नहीं, हमें तीसरा को एलिमिनेट करना होगा, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपका मैच करना है। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है किस किस राज्य में क्या है। फर्स्ट पास दी पोस्ट प्रणाली, द्वितीय बैलेट प्रणाली, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली, पार्टी सूची प्रणाली। तो सबसे पहले हो जाएगा फर्स्ट पास दी पोस्ट, यूएसए में, इंडिया में भी है फर्स्ट पास दी पोस्ट। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका द्वितीय बैलेट है आपका, द्वितीय बैलेट हो गया आपका ना फ्रांस। ठीक है, अतिरिक्त जर्मनी होगा, सी में होगा आपका फर्स्ट, हाँ अतिरिक्त होगा
जर्मनी, पार्टी सूची हो जाएगा स्विट्जरलैंड। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट यूएसए, द्वितीय बैलेट प्रणाली फ्रांस, सेकंड बैलेट प्रणाली फ्रांस, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी, पार्टी सूची आपका स्विट्जरलैंड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। संरचनात्मक कार्यात्मक मूलतः है, तो ये जांच पड़ताल की एक ढांचा, संरचनात्मक कार्यात्मक मूलतः क्या है, एक जांच पड़ताल का ढांचा है। देखो, संरचनात्मक कार्यात्मक मूलतः एक अन्वेषण की प्रणाली है जो किसी घटना के अध्ययन के लिए अनुभविक कार्यावाद का प्रायोगिक रूप है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद का लक्षण राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत की व्याख्या करता है। आलमंड ने राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक की नींव डाली। ठीक है, आगे चलते हैं। PSP हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब, कब होता है, जब जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो, हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब जन गतिशीलता तथा सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक हो। राजनीतिक क्षय के कारण भी के निम्न कारण उत्तरदायी क्या क्या है? चुनाव में हेराफेरी और अनियमितता, हिंसा के प्रयोग से विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक दलों का विखंडन, शासकों की पूजा करना, राजनीतिक हत्या, सरकारी विचारधारा का गुणगान करना, सरकारी विचारधारा का गुणगान करना। अगला है कथन असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, यूएस सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन। ठीक बात है। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सीट तथा सीनेट के अनुमोदन के बिना कर सकती है, तो ठीक है, तभी तो शक्तिशाली है ना। आगे है 17 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें क्या करना है, कौन निम्नलिखित किस युग्म का सही मिलान किया गया है, मतलब कौन कौन सा सही मिलान है। तो परायपन का कालमास सही है, आश्रयता का सिद्धांत, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये नकारात्मक स्वतंत्र से जॉन रॉल्स नहीं होंगे, तो उन्हें हम एलिमिनेट करें। तो बाकी क्या क्या ये भी आप जानते हो। विकास का लुसियन पाई का है, ठीक है, आश्रयता का सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी समीर अमीन, परायपन का कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन अभिलक्षण भारत और यूके के सर्व सामान्य है? तो भारत और यूके में संसद की सर्वोच्चता नहीं, इंडिया में लिखित संविधान नहीं, द्विसदनीय पद, ठीक है, सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री, तो इसका हो जाएगा थर्ड, ये दोनों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया? बहुसंख्यक एक मत प्रणाली जो पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्त होती है। तो ड्वेजर और ला पोलम्बरा, डुवर्जर्स और ला पोलम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएस के समाज विज्ञानियों के बीच गर्मा गर्म चर्चा का विषय बना? तो ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत बना, ऑप्शन बी। रैल्फ मिलीबैंड ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा। तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो साधक। अगला, सांप्रदायिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये जो कथन है ये आपका रॉबर्ट मेल्सन्स और हॉवर्ड वॉल्फ का है। एक बार मैं फिर से ये कथन बोलती हूँ, देखो, सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है? क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है, तो ये है आपका पहला, दूसरा और चौथा। अल्पसंख्यक राष्ट्र राज्य हित में राजनीतिकरण और
राज्य के ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतंत्रीकरण, कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय क्षेत्रीय हितों के पुनरुत्थानशील अभिव्यक्ति और नव उदारवाद में परिवर्तन। देखो ये तो सही है, क्या गलत जिसको हम एलिमिनेट करते उसको भी पढ़ना जरूरी है, तो तभी ना नेक्स्ट टाइम हम जब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कैसे उसको एलिमिनेट करके हम ला सकते हैं। देखो आधुनिकीकरण के पैराडाइम ने क्षेत्रों का निरूपण स्थानिक इकाइयों के रूप में किया है, तो यही इसी को हमें एलिमिनेट करना है, सी ना, थर्ड वाला, तो इसका आंसर है सी, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला है, किसकी पुस्तक में जाति को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है? अंतर्विवाही गुट या अंतर्विवाही गुट समूह जिनका एक जैसा नाम हो, जो अनुवांशिक रूप में उस समूह के सदस्य हों, सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाए, साथ ही अपनी सामान्य उत्स का दावा पेश करने के लिए या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं और सामान्य तौर पर एक ही रूप समुदाय का अंग माने जाएं। तो इसका हो जाए ई ब्लंट। आगे देखो जाति को परिभाषित करते ई ब्लंट ने अपनी पुस्तक में कहा है, ठीक है कोई नहीं, अगला चलते। भारतीय शासन इंडिया, हाँ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर्स से कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ। अगर आप को अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स को जानना है तो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप चैनल पे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर, तो आप उसमें हर दिन कितने 15 से 20 मिनट का वीडियो है, अगर आप उसे कंटिन्यू करोगे तो काफ़ी कम टाइम में आपका वो पूरा कवर हो जाएगा। तो ठीक है, चलो देखो निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये भी कई बार आप देखो, सर फिरोज खान नूर, सर जफर उल्लाह खां, डॉक्टर जयशंकर, जयप्रकाश नारायण नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। देखो जयप्रकाश नारायण संविधान सभा नहीं थे, जबकि ठीक है बाकी सब थे। आगे है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा कि राजनीति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उस सदस्य की पहचान कीजिए। तो ये बोले थे टीटी कृष्णमाचारी। क्या बोले थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। तो ऐसे भी पूछ के किसने राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट कहा है, इस तरीके से थोड़ा सा वर्ड चेंज करके कह सकता है। देखो टीटी कृष्णाचार्य संविधान सभा में कहा, ठीक है ये तो हम कर चुके। 7 सदस्य कौन कौन थे ये देख लो। अध्यक्ष तो थे भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादीन कृष्णमाचारी अय्यर, कन्हैया लाल मुंशी, माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला, टी कृष्णमाचारी। अब ये कूट को मिलाना है, लेखक है और पुस्तक और उनके थिंकर है। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड द इंडियन स्टेट, दूसरा है इंडियन ग्लोबलाइजेशन एंड द चेंज, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। तो इसका है आपका ए में 4 है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड द इंडियन स्टेट पार्थ चटर्जी का है। इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, तो ये है आपका पामेला शर्मर स्मिथ का है। फिर है इंडिया एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये है टीवी सत्यमूर्ति का है। थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ये है एंथनी डी स्मिथ का। थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म एंथनी डी स्मिथ का है, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें मैच किया हुआ है। अगला है बर्खास्त मुख्यमंत्री जिम्मेदार, ठीक है इसको रहने दो। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बट मैं बार बार इसको इसलिए फिर से करा रही हूँ ताकि आपको बार बार आप सुन के आप क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? तो बीबी गिरी का है, ट्रेड यूनियन आंदोलन से है। सी, भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पे है? तो ये सिक्किम में है। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है?
ये तीन शक्तियां राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियां सापेक्षिक है और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है। कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी सहयोग करती है, लेकिन इनमें सामंजस्य कभी नहीं होता। तो ये बोले थे एरी एम कैकोविस, एरी एम कैकोविस, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सरकार का अंकेक्षण है, तो क्या है? राज्य का विषय, केंद्र का विषय, समवर्ती सूची का विषय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये केंद्र सूची का विषय है 33 केंद्र में। ठीक है, अगला अवधि समापन लैप्स के नियम का अर्थ क्या है? तो ये है विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आरंभ की गई? तो अनुच्छेद 312। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो देखो, भारतीय पुलिस सेवा भी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है, भारतीय वन सेवा भी है, भारतीय विदेश सेवा नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे है आपका देखो, जबकि ये जो विदेश सेवा वो केंद्रीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है? तो ये करता है कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है, यही नहीं करता है। क्या नहीं पूछ रहा है ना। अगला है भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व की टिप्पणी करते हुए कौन से नेता ने यह कहा, यदि उसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग तथा सागर पार अनावृत हो जाएगा, तब भारत पर मराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। तो ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन डी। अभी लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है, तो फिफ्नर ने किया है, J.M. फिफ्नर ने। अगला है किस साल विश्व बैंक रिपोर्ट सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया है? तो 1992 में। तो विश्व बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक 1992 को सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया। किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकारी यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली कहलाती है, तो ब्यूरो कहलाती है। आगे मैच करना है। बिलोबी है, मेरी पार्कर फॉलेट है, मूनी और रीले है, हेनरी फ्योल है। तो देखो, इसमें आपका सबसे पहला है, ये कौन सा बुक है? बिलोबी का प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिलोबी का प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर है आपका मैरी पार्कर फॉलेट का है आपका ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस। फिर मूने और रीले का है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फेल का क्या है? इंडियन इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। आगे है आपका, आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है अगर आप आगे एग्जाम कोई भी देने वाले हो। प्रबंधकीय ग्रीड की अवधारणा किसने दी है? तो ये दिए थे ब्लैक एंड मूटन ने दिए थे प्रबंधकीय ग्रीड की अवधारणा। अगला है निर्भरता मॉडल। अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से आगे, निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारण तत्व संबंधित देश से बाहर के कारण तत्व होते हैं। विकासशील देशों में पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। तो ये होता है, दोनों सही है और सही एक्सप्लेन कर रहा है। अब मैच करना, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन और डेस, टोयोटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, नेस्ले और इलेक्ट्रोलक्स। तो इसका है सी आंसर है। तो सबसे पहला है आपका टोयोटा है आपका जापान।
जनरल इलेक्ट्रिक है यूएसए, नेस्ले है और इलेक्ट्रोलस है आपका कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रीजनल इकोनॉमिक कमीशन और सिद्धांत है। इको कमीशन फॉर यूरोप, इकोनॉमिकल कमीशन फॉर अफ्रीका, इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर द लैटिन अमेरिका, इकोनॉमिक कमीशन फॉर द वेस्ट एशिया। तो इसका देखो इसका ए आंसर हो जाएगा, सब कुछ मैच ही किया हुआ है। इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर वेस्ट एशिया इराक है, फिर है लैटिन अमेरिका का चिली जैसे देश से संबंधित यूथोपिया हो गया अफ्रीका का, और यूरोप का स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को बढ़ाने के लिए CECA कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा हुई थी? तो भारत सिंह, ये जब का क्वेश्चन होगा उस समय का करंट अफेयर्स होगा फ्रेंड्स। देखो 2005 में हस्ताक्षर हुए थे। अच्छा कोई ये तो नहीं, तो बहुत बात का क्वेश्चन है। CECE कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट की औपचारिक घोषणा की गई थी। इस समझौते पर दोनों देशों ने 2005 में हस्ताक्षर किया था। आगे 47 हो गया। 48 इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों के द्वारा किस कारण से की गई थी? तो सारे कारण थे, असमान संधि, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा, चीनी से समान दूरी और उपयुक्त सभी। तो सभी है। अगला है निम्नलिखित में किस नेता ने 1984 में आयोजित आणविक निशस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया? तो वो नहीं लिए थे राष्ट्रपति जिया उल हक। आगे है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। चीन की पाकिस्तानी परियोजना खासकर ग्वादार बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया, तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों को पर पुनर्विचार किया जिसके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई। कारण बता रहा भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान और अल कायदा के सहयोग से जिंगजियांग में इस्लामी कट्टरवाद के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य किया। तो दोनों सही है और सही उसको स्पष्ट कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्लास में और भी प्रैक्टिस सेशन में लेके आऊँगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती तो लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।